नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम में बात करेंगे हम नीतीश के पलटवार को लेकर। विपक्ष की सरकारें पलटने में माहिर रही भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 साल में बिहार में अपनी ही गठबंधन सरकार को बचाने में फेल रही। आखिरकार नीतीश कुमार ने दूसरी बार भाजपा से गठबंधन से नाता तोड़ लिया और फिर आरजेडी के साथ नए सिरे से सरकार बना ली है। देश भर में भाजपा पर आरोप ये लगते रहे कि उन्होंने दूसरी पार्टियों की सरकारों को तोड़ा और खुद की पार्टियों की सरकार बनाई। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 9 साल में उनकी ही गठबंधन की सरकार वो खुद बचा नहीं पाई। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। लोढ़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, जिस तरह से बिहार में पलटवार हुआ है, और पलटवार तो नहीं कह सकते क्योंकि कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, लेकिन फिर भी जिस बात की आशंका उन्होंने जताई है कि यदि वो ये नहीं करते तो शायद वो सत्ता में नहीं काबिज हो सकते थे। इस पलटवार को और नीतीश कुमार की 8वीं बार जो ताजपोशी हुई है बिहार की सत्ता पर, उसको किस तरह से आप देखते हैं? सन 2000 में पहली बार नीतीश कुमार मार्च 2000 में मुख्यमंत्री बने थे और उनके लिए सबसे उपयुक्त कहावत है, कितनी नावों में कितनी बार। कब जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी के साथ चल के समता पार्टी बना ली, कब जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी को जनता दल में विलय करके शरद यादव के साथ जनता दल यूनाइटेड बना लिया, कब शरद यादव को धक्का दे दिया, कब तेजस्वी के साथ मिलकर चुनाव लड़के सरकार बनाई, फिर तेजस्वी को धक्का दे दिया, कब बीजेपी के साथ मिलकर लड़े। किसके साथ उन्होंने परमिटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बनाए। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार उन चंद नेताओं में हैं जिन्होंने 1974 के जेपी मूवमेंट में भाग लिया था। जी, जो 4, 5, 7 प्रमुख लोग थे जेपी मूवमेंट में। पटना में गांधी मैदान में जो सभा हुई थी, ऐतिहासिक सभा, जयप्रकाश नारायण ने इसको संबोधित किया था और कहा था, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण, और कूद पड़े थे नवनिर्माण आंदोलन में, गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन के साथ। उस वक्त जो चंद लोग जयप्रकाश नारायण के साथ आए थे, उनमें सबसे प्रमुख थे लालू यादव, रामविलास पासवान, राम बहादुर राय जो पत्रकार हैं और बहुत बड़े जनसत्ता के पत्रकार रहे हैं। उन लोगों में शामिल थे नीतीश कुमार जी। और लालू की और नीतीश कुमार की पहचान तब की है। नीतीश कुमार इंजीनियर बने, इंजीनियरिंग करके उन्होंने कुछ समय नौकरी की, लेकिन सरकारी नौकरी उनको नहीं सुहाई क्योंकि वो जानते थे उनके खून में राजनीति है जी। तो कूद पड़े राजनीति में। सबसे पहले लालू के साथ थे और लालू को प्रतिपक्ष का नेता बनवाने में और लालू को मुख्यमंत्री बनवाने में उनका बड़ा योगदान रहा। लेकिन लालू के साथ उनका साथ 4-5 साल तक ही चल पाया और वो लालू के खिलाफ हो गया। 2000 में वो मुख्यमंत्री बने। 2000 से 2022 तक एक बार जीतन राम मांझी बीच में 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे जी, वो भी इन्होंने बनवाया। हाँ, लेकिन 8 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड देश में इन्होंने बनाया। वे पूरी पार्टी की पार्टी लेकर बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं, पूरी पार्टी को लेकर बीजेपी की सरकार को तोड़ देते हैं, फिर पूरी पार्टी लेकर तेजस्वी के साथ सरकार बनाते हैं, तेजस्वी के साथ चुनाव लड़के जीतते हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, फिर पूरी पार्टी के साथ बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी के साथ वापस तेजस्वी के साथ आ जाते हैं। तो ये जो ऐसा नेतृत्व है, और बहुत बड़ा सम्मोहक नेतृत्व नहीं उनका जी, कि वो बिहार को सम्मोहित कर रखा है। वो हमेशा परमिटेशन कॉम्बिनेशन से जीतते हैं, सीटों के बंटवारे जीतते हैं, बीजेपी के साथ लड़ते हैं चुनाव तो बीजेपी और उनके विरोधी वोट उनकी पार्टी को मिल जाते हैं, बीजेपी के विरोधी वोट भी उनकी पार्टी को मिल जाते हैं कॉम्बिनेशन से जी। तो उनके विरोधी अकेले पड़ जाते हैं। जब तेजस्वी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लालू के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो बीजेपी अकेली पड़ जाती है। यानी कि एक तो 3 ध्रुवीय पार्टी संगठन वहां पर है, राजनीति है वहां पर, 3 ध्रुव है वहां पे। कोई से 2 ध्रुव मिल जाए सरकार बना लेते हैं। तो कभी साउथ पोल के साथ, कभी नॉर्थ पोल के साथ।
रहते मुख्यमंत्री हमेशा रहते मुख्यमंत्री यही है। जैसे जनपत्री में योग होता है ना, राजयोग जिसको कहते हैं हम लोग, तो ऐसा प्रबल राजयोग है कि उप मुख्यमंत्री चाहे सुशील मोदी बने चाहे तेजस्वी यादव बने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, नीतीश कुमार को हमने मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने भाजपा को गठबंधन से अलग कर दिया, अब तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना ली है और विश्वासघात की संज्ञा उन्होंने दी है। पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन की बात कही है, आज भी बड़ा धरना दिया। नीरज जी, उद्धव ठाकरे भी यही कहते हैं मेरे साथ विश्वासघात हुआ है जी। और मध्य प्रदेश में जैसे कांग्रेस सरकार तोड़ी गई, विधायकों से इस्तीफा दिलाकर वापस चुनाव लड़ा के कमलनाथ सरकार गिराई गई। तो एक गजल का बहुत ही प्रसिद्ध शेर है, किसको कैसे पत्थर मानूं कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। तो कौन किसको पत्थर मार सकता है? इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीक है जुर्म में, सब, कोई नहीं कह सकता किसने सरकार गिराने के लिए क्या नहीं किया। इंदिरा गांधी के ज़माने में भी जो हुआ और आज के ज़माने में जो हो रहा है, बहुत सी समानता हैं। कांग्रेस करे, बीजेपी करे, तीसरी चौथी पार्टी करे, ये राजनीति में कहते हैं कि इस ब्याह के यही गीत है, वो गाने पड़ेंगे। हर आदमी यही गीत गाता है कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। मौका लगता है जब खुद भी कर लेता है, फिर मौका नहीं लगता उसके साथ होता है तो भी विश्वासघात हो गया। देखिए, ये सबसे पहले इसका इतिहास ये है कि भजन लाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे जी, उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की भारत की राजनीति में। चांस की बात है, दल बदल भी वहीं से शुरू हुआ और ये पार्टी बदल भी वहीं से शुरू हुआ जी। तो वहाँ पर भजन लाल इंदिरा गांधी की पार्टी की सरकार लेकर मुख्यमंत्री थे। वन फाइन मॉर्निंग अचानक उन्होंने पूरी सरकार, पार्टी सहित अपनी सरकार निकाली और जनता पार्टी की सरकार हो गई। वो जनता दल की हो गई, जनता पार्टी जो भी उस वक्त था। पार्टी भी और सरकार भी, पूरी मुख्यमंत्री भी और मंत्रिमंडल भी, जो कल तक कांग्रेस का था वो आज जनता पार्टी का हो गया, जनता मंत्री में हो गया। तो ये ऐसी शुरुआत थी भारत की राजनीति में अनोखी जी, जहां मुख्यमंत्री को हटाने के लिए राजनीति करते हैं लोग, वो तो अलग बात है। मुख्यमंत्री खुद को दूसरी पार्टी के साथ अलाइन करके या खुद को दूसरी पार्टी का घोषित करके अपनी सरकार को बचा भी लेता है, अपने मुख्यमंत्रित्व की कुर्सी को बचा लेता है। यहां नीतीश कुमार का कहना यह है कि मेरी पार्टी को शिंदे की तरह, उद्धव ठाकरे की तरह जो तोड़ने की कोशिश बीजेपी यहां कर रही थी जी, मुझे पता लग गया कि मेरे साथ ये किया जा रहा है, इसलिए मैंने उस पार्टी का दामन छोड़ा और अब मैं तेजस्वी के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा हूं, फिर से मुख्यमंत्री बन रहा हूं। क्या आपको लगता है कहीं न कहीं भाजपा से बड़ी चूक हो गई? थोड़े दिनों पहले महाराष्ट्र में उन्होंने जिस तरह से पूरी शिवसेना को नहीं, तोड़कर, चूक का सवाल नहीं। देखिए नीरज जी, अपने दर्शकों में बताना चाहता हूं कि बिहार और बंगाल जी, देश की सबसे फर्टाइल राजनीति भूमि है, जहां खून में राजनीति है आदमी के। और बिहार, कोई भी नवाचार होता है देश में राजनीति का, कोई भी बड़ा आंदोलन शुरू होता है, कोई असंतोष जागता है, तो बिहार उसका अगुवा होता है। और बिहार के लेखक भी, फणीश्वर नाथ रेणु और कई लेखक भी और कई संस्कृति कर्मी भी पूरे नवनिर्माण आंदोलन में, परिवर्तन की धारा में खुद जुट जाते हैं। बिहार ऐसी जमीन है जहां पर बेसिकली समाजवाद सबसे ज़्यादा अपनी जड़ें जमा के रहा है जी। राम मनोहर लोहिया की जब पार्टी, समाजवादी पार्टी, कर्पूरी ठाकुर बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, वो समाजवादी थे जी। और ये सब लालू यादव और नीतीश कुमार, ये सब समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। सत्येंद्र नारायण सिन्हा जो इनके सबके अगुवा थे, मुख्यमंत्री थे वहां पे, ये सब समाजवादी आंदोलन, और वामपंथ भी वहां बिहार में जड़ें जमा के रहता है। तो बिहार की जनता का सहज नेचुरल अलाइनमेंट, नेचुरल झुकाव समाजवाद की तरफ है या वामपंथ की तरफ है। वहां की भूमि में अगड़ा पिछड़ा, भूमिहार, भूमिहीन, ये वहां की राजनीति की शब्दावली है जी। बीजेपी इस शब्दावली से दूर है। बीजेपी जिस तरह की पार्टी है, वो राम मंदिर है, हिंदू धर्म है, केसरिया, भगवा और भारतीय संस्कृति, ये बिहार की जो जमीन है, राजनीति जमीन जी, उसको, उस पर सहज ग्रो करने वाले पौधे नहीं है, पेड़ नहीं है। लेकिन चूंकि कांग्रेस का विरोध वहां है, कांग्रेस विरोधी धीरे धीरे करके एक विचारधारा से बनते चले गए, बीजेपी के साथ चलते चले गए। जनता पार्टी टूटी तो बीजेपी के साथ चले गए, तो इसलिए बीजेपी वहां खड़ी हो गई। वरना जनसंघ की बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी बिहार में, लेकिन ये
वहां पर जनता पार्टी बनने और जनता पार्टी के टूटने के बाद से बीजेपी वहां बड़ी पार्टी होती लेकिन चली लगता नहीं सर आपको, क्योंकि ये लगातार नीतीश कुमार जब से अग्निपथ योजना आई, फिर किसान आंदोलन चला, तब भी वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी भाषा का उपयोग करने लग गए थे। तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं वहीं से हो गई, इनमें आपसी जो तालमेल टूटने लग गया था लगभग, क्योंकि अग्निपथ को लेकर भी, फिर जातिवार जनगणना की बात को लेकर भी उनके विचार भारतीय जनता पार्टी से अलग अलग थे। तो ये नीरज जी, भारत की राजनीति में बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, विचारधाराओं से बहुत दूर जाती जा रही है जी। सब सुविधा का संतुलन देखते हैं, एक अदालती भाषा में होता है स्टे जारी करने के लिए, सुविधा का संतुलन किधर है जी। तो सब सुविधा का संतुलन देखते हैं। जब बीजेपी के साथ रहने में सुविधा है तो मुख्यमंत्री रहने में सुविधा है तो जय जयकार, तो जय जयकार। जब लगता है कि अगला चुनाव आप बीजेपी के साथ रहकर नहीं जीत पाओगे, जी, या पिछला चुनाव आप कैसे जीते उसकी हकीकत जानते हो, और वोटों की गणित और वोटों की कटिंग वटिंग जो भी हुई है, उसके बाद तेजस्वी को आप कैसे हरा पाए और कैसे अब तेजस्वी अगले चुनाव में उभर कर आएगा। तो अगली बार की मुख्यमंत्री की कुर्सी या तो उसका इंश्योरेंस कराया उन्होंने, या फिर उनकी भावना जागृत हो गई राष्ट्रीय राजनीति में आगे चल के 2024 में एक भूमिका निभाने की, जी, जो बीजेपी में रहकर नहीं, बीजेपी के साथ रहकर नहीं निभा सकते, वो कभी नहीं निभा सकते। नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, जी, बीजेपी कल्चर में दो लोग ऐसे हैं, वहाँ अवसर नहीं मिलता उनको, वहां कोई अवसर ही नहीं है ही नहीं, जी, किसी अलाई के लिए अवसर नहीं। बीजेपी है, जी, बीजेपी मुख्य धुरी है उस धारा की, और उस धारा में आप रिलेवेंट भी नहीं हो क्योंकि आपकी धारा सोशलिस्ट है, प्रो सोशलिस्ट हो। अभी भी कहा यही जा रहा है कि जो है 8-9 महीने तो नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, उसके बाद जो आपने कहा राष्ट्रीय विचारधारा के साथ जुड़ेंगे, पीएम पद के दावेदार वो विपक्ष के हो सकते हैं। आपको क्या लगता है ये दावेदार बन सकते हैं विपक्ष? देखो नीरज जी, मैं हमेशा से ये बात कहता हूं अपने डिस्कशंस में कि जब तक प्रतिपक्ष नरेंद्र मोदी के सामने मुकाबले का कद्दावर नेतृत्व देश को नहीं दिखाएगा, तब तक देश की जनता नरेंद्र मोदी के अलावा वोट नहीं देगी। देश किसे सौंपे, यक्ष प्रश्न ये है जी। और ऐसा कद्दावर नेता विपक्ष के पास कौन है, कहां है, कैसा है, उम्र कैसी है, उसकी लाइफ कैसी है, उसकी फॉलोइंग कैसी है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसी है, और उसकी विचारधारा, उसका इतिहास, सब कुछ देखा जाएगा। ममता बनर्जी वो एक्सेप्टेबल लीडर नहीं बन सकती, उनका टेम्परेमेंट ऐसा, उन्होंने देख भी लिया। जी। पटनायक नहीं बन सकते, नवीन पटनायक डोसाइल व्यक्ति हैं, शांत रहने वाले व्यक्ति हैं, और साउथ के नेताओं में ऐसा कल्ट नहीं है कि वो यूपी के या बिहार के या यहाँ के उत्तर भारत की तरफ आकर के नेतृत्व देश को दे दें, संभव नहीं है। नेतृत्व तो यूपी बिहार से ही आएगा, कोई निकल जाए राजस्थान मध्य प्रदेश से अलग बात है, लेकिन जो राजनीतिक फर्टाइल जमीन है जहां पर नई पौध उग सकती है, नए विचार जन्म ले सकते हैं, नए समीकरण बन सकते हैं, वो यूपी है या बिहार है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जो नरेंद्र मोदी को जो टक्कर देने वाला नेतृत्व जब तक नहीं आएगा, तब तक देश की जनता के विपक्ष को सत्ता सौंपने की सोचेगी भी नहीं। जनता, देश की जनता जो विपक्ष को सत्ता सौंपने की सोचेगी नहीं, और यही कारण है 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उससे पूर्व इस तरह का जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, और नीतीश कुमार ने नए गठबंधन के साथ आरजेडी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। तो ये गठबंधन आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाटवार को लेकर, सर सबसे बड़ा सवाल ये कि 7 पार्टियों ने उनको समर्थन दिया है और किसी ने कोई शर्त नहीं रखी है, सबसे बड़ी बात। और जिस तरह के 2024 के लोकसभा चुनाव है उससे पूर्व 7 पार्टियों का एक साथ एक मंच पर आना, एक महागठबंधन बनाना, आपको लगता है आने वाले चुनावों की रणनीति शुरू हो गई है? शरद पवार का भी बयान इस संदर्भ में आया है, ममता बनर्जी का भी बयान इस संदर्भ में आया कि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने जो खेला वही खेल नीतीश कुमार ने यहाँ खेल दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार ये खेल नहीं खेलते तो शायद यहाँ भी महाराष्ट्र दोहराया जाता, यहाँ भी मध्य प्रदेश दोहराया जाता। लेकिन नीतीश कुमार ने भाजपा को कहीं न कहीं यहाँ पर शिकस्त दी है, और महागठबंधन, क्योंकि विपक्षी पार्टी समझ गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी से मिलकर ही लड़ा जा सकता है। नहीं समझे तो कहाँ है, अभी जगदीप धनखड़ के चुनाव में ममता बनर्जी बैकआउट कर गई, जो जगदीप धनखड़ को हटाने का जिद कर रही थी, शायद उनकी सहमति से ही मेरे ख्याल से उनको राज्यपाल से हटा के यहाँ उम्मीदवार बनाया गया होगा। बहुत दुखी थी वो जगदीप धनखड़ से। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जहां पर विचारधाराएं हैं पार्टियों की, वहां भी व्यक्ति केंद्रित राजनीति हो रही है। जी, बीजेपी पूरी विचारधारा वाली पार्टी है, आरएसएस है उनके पीछे, लेकिन वहां भी नरेंद्र मोदी हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, व्यक्ति केंद्रित ऐसा हो गया।
कांग्रेस विचारधारा वाली पार्टी, समाजवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, परिवार पर परिवारवाद हावी। सोनिया गांधी हैं तो सोनिया गांधी हैं। ये जो लालू यादव की पार्टी है या मुलायम सिंह यादव की पार्टी है या कि ममता बनर्जी की पार्टी है या कि नवीन पटनायक की पार्टी है, सब एक पॉलिटिकल लीगेसी की वजह से पार्टियां हैं, राजनीतिक विरासत की वजह से पार्टियां हैं। जी, वो राजनीतिक विरासत लुट जाती है तो पार्टी खत्म हो जाती है, वो राजनीतिक विरासत जिंदा रहती है। जगन रेड्डी जी, बन गए बेटे के, लेकिन दूसरे जो दामाद थे हटना पड़ा उनको। तो वो ये कहना है मेरा कि चंद्रबाबू नायडू को, हाँ, चंद्रबाबू नायडू को हटना पड़ा क्योंकि वो बेटे नहीं थे, दामाद थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीति में अब सिद्धांत, विचारधारा और एक पक्ष और दूसरा पक्ष, इसका कोई मोल नहीं है। सिर्फ टीवी चैनलों पर बहस के विषय रह गए हैं, भाषणों में बहस के विषय रह गए। सब जगह व्यक्ति केंद्रित राजनीति हो रही है और व्यक्तिगत फॉलोइंग को लेकर, व्यक्तिगत हीरोशिप को लेकर, सम्मोहन को लेकर, किसकी क्या फॉलोइंग है, और आने वाले समय में तो फेसबुक की फॉलोइंग और यूट्यूब की फॉलोइंग और ये सब भी काउंट करेंगी। तो ये एक अलग तरह की दौर की शुरुआत हो गई है। मैं ये जानता हूं, नीतीश कुमार भी जानते हैं कि बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव है। सुशील कुमार मोदी बिहार का भविष्य नहीं है, बीजेपी को भी नया लीडर पैदा करना पड़ेगा। और नीतीश भी शायद 8वीं बार के बाद 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने की नहीं सोच रहे होंगे, तो उनको भी लग रहा होगा बहुत हो चुका। अब देश की राजनीति में उनको एक मुकम्मल चेहरे के रूप में, उनको एक स्वीकार्य चेहरे के रूप में विपक्ष अपना सकता है क्या, यही एक बड़ा प्रश्न है। 8 बार का मुख्यमंत्री और वो बिहार का, वो ये काबिलियत तो रखता है कि देश के नक्शे पर वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में प्रस्तुत कर सके, जी, स्थापित कर सके, नहीं कह रहा हूं, प्रस्तुत कर सके। स्थापना उसकी तब होगी जब कांग्रेस भी स्वीकार करेगी, सभी राजनीतिक पार्टियां स्वीकार करें। हाँ, लेकिन बैकग्राउंड रहता है 8 बार के चीफ मिनिस्टर का, और उसके चारों तरफ उसने ऐसे एलाइज बना लिए हैं, कभी इसके साथ रहा, कभी इसके साथ रहा, तो कोई मौका आए तो वो अपनी स्वीकार्यता हासिल कर सकता है, साबित कर सकता है, स्थापित कर सकता है। इसलिए जब पूरे देश पे आप निगाह दौड़ाइए, शरद पवार की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, कैंसर भी उनको है, बीमार भी रहते हैं। इसके अलावा भी मुलायम की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, बेटे जवान है पर यूपी तक सीमित है। कांग्रेस में अभी आप कह नहीं सकते कि राहुल गांधी कोई स्टैंड लेंगे नहीं लेंगे, अध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे, और अशोक गहलोत की देश की राजनीति भूमिका निभाएंगे नहीं निभाएंगे, इस पर प्रश्नार्थक चिन्ह है। इसके अलावा कोई कांग्रेस में लीडर ऐसा दिखता नहीं है। तो कुल मिलाकर ऐसा दिन आ सकता है जब नीतीश कुमार को भारत के विपक्षी दल नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार या प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करने को तैयार हो जाए। एक संभावना है, और आज जो भूमिका लिखी गई है वो इस संभावना की भूमिका लिखी गई है, ऐसा मेरा मानना है। ये जो भूमिका लिखी गई 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर, ये प्रस्तावना लिखी जा रही है किसी उस अध्याय की जो 2024 में लिखा जाएगा। बहुत बड़ी अब उसमें वो सफल होते नहीं होते अलग बात है, जी, मोदी का जादू। लेकिन मेरा सवाल सर ये है सबसे बड़ा कि तेजस्वी का जिस तरह से बिहार में लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा था और वो चुनाव जिस तरह से हारे वो सबको पता है, लेकिन फिर भी आपको लगता नहीं, क्योंकि इस अभी नीतीश कुमार को कल तक वो गालियां दे रहे थे, सरकार के खिलाफ खड़े थे, अब वो सरकार में शामिल हो गए, तो जो वहाँ की जनता का रुझान तेजस्वी की तरफ बढ़ रहा था, लगातार उनका ग्राफ लगातार बढ़ रहा था, वो बढ़ते हुए नेता, जैसे आप कह रहे हैं कि वो भावी नेता वहाँ के बिहार के माने जा रहे हैं, तो सरकार में शामिल होने से उनकी जो आने वाले भविष्य को कोई फर्क पड़ेगा? देखो नीरज जी, जनता लाभार्थी होती, लाभार्थी। कौन उसको लाभ दे सकता है? जो सत्ता में बैठा है जी। विपक्ष में बैठा नेता सिर्फ चिल्ला सकता है, चीख सकता है, कोस सकता है, आलोचना कर सकता है, बयान जारी कर सकता है, रैली निकाल सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन जनता को फायदा नहीं पहुंचा। लड्डू चाहिए होते हैं, लड्डू। लड्डू तभी बांट सकता है सत्ता में हो। जी। तो तेजस्वी इतना चीखने चिल्लाने के बाद, सरकार का विरोध करने के बाद, एक नेता के रूप में, यूथ नेता के रूप में, यूथ आइकन के रूप में एस्टेब्लिश होने के बाद, अब जब सत्ता में होंगे तो उनके पास एक अवसर होगा कि जिन लोगों ने विपक्ष में रहते उनका साथ दिया है, उनको हाथ में लड्डू दे सकें। कितना देते हैं कितना नहीं देते मैं नहीं कहता, लेकिन सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति ही गुड्स डिलीवर कर सकता है।
वो लाभार्थियों को लाभ पहुंचा सकता है, लाभार्थियों की फौज खड़ी कर सकता है जो अगले चुनाव में उसके काम है। दूसरा, कोई भी राजनीतिक दल आर्थिक रूप से भी तभी संबल बनता है, उसको संबल मिलता है तभी जब वो सत्ता में होता है। सत्ता में हुए दल के साथ बहुत सारे कॉरपोरेट घराने जुड़ जाते हैं, बहुत सारे व्यापारिक संगठन जुड़ जाते हैं, बहुत सारे चंदा देने वाले जुड़ जाते हैं, बहुत सारे काम में सत्तारूढ़ दल को स्वतः पैसे मिलते हैं। ये सब जानते हैं। इसलिए सत्ता में आने का मतलब 2024 के चुनाव की तैयारी हर तरह से, रणनीतिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे। आपको लगता है जिस तरह का बिहार में गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार ने बिल्कुल नए गठबंधन के साथ सरकार बनाई, उसके बाद जो दूसरे राज्यों में जो दूसरी पार्टियां हैं खासतौर पर, उनमें एक बड़ा संदेश गया है कि नहीं, नीतीश कुमार ने वो काम कर दिया जो हम नहीं कर सके? देखिए, मध्य प्रदेश के बाद जब राजस्थान में कुछ हो रहा था जी, राजस्थान में सफल नहीं हो पाए, छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी कोशिश होकर रह गई, झारखंड में भी कोशिश हुई, झारखंड में भी कोशिश हुई, पकड़ी गई वो जी, और यहाँ का भी छत्तीसगढ़ ऑडियो में भी वायरल हुआ। ताम्रध्वज है कांग्रेस में जी, और एक सिंहदेव हैं, दोनों को कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लोग। लेकिन वो महाराष्ट्र में जैसे सफल हो गए तो बहुत हौसले बुलंद थे जी, बीजेपी के, इसलिए उन्होंने हाथ डाल दिया वहाँ बिहार में नहीं हो पाया। तो देश की राजनीति में जो एक लोग सहम के बैठ गए थे, मैं सहम के बैठने का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जानबूझ के। जी, हालांकि अशोक गहलोत की लड़ाई ने और अशोक गहलोत ने सरकार गिरने से बचा ली, इस संघर्ष ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया देश की राजनीति में, जी, यह संदेश देने के लिए कि अगर आप लड़ोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, और लगातार लड़ रहे हैं वो। और लगातार लड़ रहे हैं। तो लड़ना धर्म है, संघर्ष करना धर्म है, ये तो संदेश दे दिया। पर हम ऐसे भी जीत सकते हैं। हम किसी की आंख से डरेंगे नहीं, हम किसी ईडी से डरेंगे नहीं, हम किसी की और किसी से डरेंगे नहीं। हम ये पलटी खा करके भी ना कोई पलट सकते बाड़ेबंदी, हैं। हाँ। ना कोई होटल में कुछ, हाँ, कुछ नहीं। और पता ही नहीं चला हाँ, कब पता ही नहीं चला, बिल्कुल, है ना। कोई आवाज भी नहीं उठी जरा सी भी, है ना। और शायद पहले आभास हो जाता था, शायद नुकसान हो सकता। नहीं, आभास हो चुका था केंद्र को। अमित शाह ने फोन भी किया था, बात भी की थी, वो सब पता लग जाता है। ऐसा नहीं है अमित शाह की इंटेलिजेंस ऐसी कमजोर हो कि उनको पता ना चले, उन्होंने फोन भी तभी किया था। पर अमित शाह जानते थे कि बिहार की जो रणभूमि है वो अलग तरह से वहाँ युद्ध लड़ा जा सकता है, और जो चीज़ें कामयाब हो सकती हैं दूसरी स्टेट में, वो तरकीबें और वो रणनीति और वो सब बातें यहाँ कामयाब शायद नहीं हो पाते बिहार में। इसलिए उन्होंने भी एक सोबर और जेंटल फैसला लिया कि इस्तीफा दो और अलग हो जाओ, ठीक है ना। अब वो विपक्ष के रूप में भूमिका निभाएंगे और अगले चुनाव को ढंग से लड़ने की और ताकतवर तरीके से लड़ने की तैयारी करेंगे। ईडी और सीबीआई का डर कहीं कहीं, क्योंकि अब नहीं, मेरे ख्याल से वो अब ये बातें बहुत कॉमन सी हो गई हैं और डर है कि नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इनमें वापस में लगता कुछ बन पाएगा? देखिए, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही ये यहाँ बैठे हैं। हाँ देखो, राजनीति तो अपरिमित संभावनाओं का खेल है जी, अपरिमित। उसमें आशंकाएं भी हैं, संभावनाएं भी है। हर पल कौन कब रूस के बैठ जाए, कब तो बसपा के एमएलए आके कांग्रेस में मिल जाते हैं, कब बसपा के एमएलए आंख दिखाने लग जाते हैं। हम सब देखते हैं ना जी, बिल्कुल, ठीक है ना। तो हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, सब कुछ हमको दे दो। बसपा की छोड़ो, आप कांग्रेस के एमएलए ये कहते हैं सब कुछ हमको दे दो, सब कुछ हमारे कहने से बनाओ, मास्टर का तबादला हमारे कहने से करो, तहसीलदार पटवारी का तबादला हमारे, सब मतलब राजनीति तो अलग तरह का खेल हो गई है। और सब जनता की सेवा के नाम पर आते हैं और मेरे ख्याल से सब मेवा खाते हैं। कोई पार्टी हो, ये हो वो हो, प्रतिपक्ष में सबकी आवाज एक जैसी होती है, सत्ता पक्ष में बैठ के सबकी आवाज एक जैसी हो जाती है। इसलिए जनता को भी कोई भ्रम नहीं रह गया मेरे ख्याल से, अब सब समझते हैं। तेजस्वी यादव भी अब समझकर काम करेंगे। जो पहले उन्होंने लड़कपन दिखाया, हाँ, लेकिन शायद अब उनमें समझदारी भी दिखाया नहीं, लड़कपन था। अब लड़कपन की उम्र में लड़कपन नहीं होगा तो कब होगा। इसलिए आदमी तो चुनौतियों से सीखता है, दुर्घटनाओं से सीखता है, घटनाओं से सीखता है, हार से सीखता है। तो वो तो सीखे सिखाए हुए ना अब जी। अब वैसा व्यवहार थोड़ी करेंगे जैसा व्यवहार पहले किया। चोट खा चुके राजनीति में कहीं, और इससे सबक लेंगे, आपको लगता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर उनको वो थोड़े मैच्योर, चलिए सर, अखिलेश भी अब मैच्योर नजर आ रहे हैं, तेजस्वी मैच्योर नजर आएंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा सर। कहीं कहीं जो तेजस्वी भी सबक लेंगे पिछले घटनाक्रम से, और जिस तरह का नीतीश कुमार ने सावचेती बरती, सावधानी बरती, जिस तरह का ऑडियो उनके पास मिला, वायरल हुआ, और उस ऑडियो को अपने विधायकों को सुनाया, और उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो
गठबंधन से अलग होंगे, भाजपा से अलग हुए और आरजेडी, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे पहले एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। और हमारे राजनीतिक विश्लेषक और चैनल हेड अनिल लोढ़ा का मानना है कि हो सकता है 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो, विपक्ष में कहीं न कहीं वो जो है पीएम के संभावित चेहरे हो सकते हैं। और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्योंकि अब जब राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचाकर बता दिया और नीतीश कुमार ने बिहार में भी अपनी सरकार बचाकर बता दिया कि जब लड़ेंगे नहीं तो बच नहीं पाएंगे। और ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश गया मुद्दा। ग्राम फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखते रहिए A1 TV।